दुनिया का जो भी पहाड़ आप देखेंगे इट इज कनेक्टेड विद सो मेनी हिल्स पीछे, छोटे छोटे पहाड़ से हैं। लेकिन पीछे जो फोटो देख रहे हैं हल्का सा, ये जब अर्घ होता है, अर्घ उसको बोलते हैं जहाँ पे शिवलिंग होता है, इसकी बनावट अर्घ जैसी है। द ओनली स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एंड यू नो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोकंडक्टिव। यदि कैलाश नहीं होता तो आज हमारे मोबाइल नहीं चलते, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी, उनका अर्थिंग का काम ये करता है। नहीं तो इतना डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में, समझिए उस वक्त नहीं होता तो क्या होता। दूसरा, एक जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन मानस खंड। हम मानस खंड की जब बात करते हैं तो 3-4 एरिया को मानस खंड कहते हैं उस क्षेत्र को, और जो कि लगभग इट्स अबाउट 200 किलोमीटर का है, जिसमें गुल्ला मांदाता पहाड़, मानसरोवर, रक्सताल और कैलाश, वो पूरे क्षेत्र को हम मानस खंड कहते हैं। तो वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी इज हायर देन द अदर प्लेसेस एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव। आप लोग जा रहे हैं, खुद देखें, आपके नाखून की ग्रोथ एबनॉर्मली कुछ ज़्यादा हो जाती है। आज जो नाखून काटेंगे वहाँ पे जाके जल्दी बढ़ेंगे, आपके हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो जाएगी जो नॉर्मली होती है, और आपको थकावट भी होगी। आप इतना एक्सर्शन करेंगे, यू फील वेरी फ्रेश। उतना ही पहाड़, उतनी चीज़ आप बाकी जगह जाएंगे तो आपको लगेगा यू आर फुली एनर्जाइज। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। सो इसलिए मैं आया कि कैलाश यात्रा का ब्रीफिंग आप लोगों को बहुत लोगों ने दिया होगा, बट इम्पोर्टेंट इज कि उसके कुछ मूल चीज़ें हैं, हमें आने वाली जनरेशन को चीज़ बतानी है। मैं तो रिटायर हो गया, लाइफ की तो 10 साल 15 साल, बट ये चीज़ें मेरे साथ ना खत्म हो। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, बच्चे आपके आगे द जेनेसिस शुड गो ऑन। कैलाश मानसरोवर में जो एक ऑथेंटिक स्टडी की है स्वामी परमानंद जी ने की है, आपके पास नोट हो, नोट कर लीजिएगा। स्वामी परमानंद जी ने 20 साल कैलाश क्षेत्र में काटे, 20 ईयर्स, और उन्होंने एक ऑथेंटिक किताब लिखी थी, वो ये किताब ये 1958 की किताब, इट इज आउट ऑफ पब्लिकेशन। इस किताब के अंदर मैप्स भी हैं। भगवान शिव की साथ मेरे पे कोई असीम कृपा रही होगी। दरियागंज में संडे को बुक का मार्केट लगता था, शायद अभी लगता होगा दिल्ली में, तो 2006 या 7 में ऐसी में घूम रहा था, तो अचानक इस किताब पे निगाह पड़ी। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस किताब के अंदर मानसरोवर की एक एक डिटेल बहुत गहराई में दिया हुआ है, उस क्षेत्र के बारे में। ट्यूब लगा के पूरी मानस खंड का इन्होंने मानसरोवर की परिक्रमा की है, उसके डेप्थ नापी है। 100 मीटर गहरी है मानसरोवर, 80 किलोमीटर का उसका सर्कमफ्रेंस और 120 किलोमीटर का उसका एरिया है। जब मानस सर्दियों में बर्फ जम जाती है, इस किताब में जिक्र है कि बर्फ के टुकड़े टुकड़े जब आपस में चलते हैं, क्योंकि एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, दोनों चीज़ें चलती हैं, तो एक विचित्र प्रकार की आवाज़ निकलती है मानसरोवर के अंदर। एंड मानसरोवर इज द हाईएस्ट, जो जिसका ड्रिंकेबल वाटर है, जिसका स्वच्छ पानी है। बाकी उस हाइट पे 15,100 मीटर पे जो जिसकी हाइट है 15,100 फीट, उस हाइट पे कोई भी ऐसी लेक नहीं है जिसका पानी पीने योग्य है, लेकिन इसका पीने योग्य है। कैलाश और रक्सताल 2 ट्विन लेक्स हैं, दोनों साथ साथ हैं। रक्सताल का नमकीन पानी है, कैलाश का मीठा पानी है, और कुदरत का करिश्मा जब आप लोग जाएंगे जरूर देखना, दोनों लेक अंदर से कनेक्टेड है। जब भी ओवरफ्लो होता है या कोई है तो मिल जाती है, बट फिर भी क्लियर डिमार्केशन है। मानसरोवर में आपको राजहंस की जो परिकल्पना की है दिखाई देंगे, छोटे छोटे हंस ग्रुप में चलते रहते हैं। तो इसके बाद उस खंड की जब हम बात करते हैं तो वहां से 4 नदियां चारों डायरेक्शन में निकलती हैं। नोट करना चाहे नोट कर लें आप। ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन से, जहाँ से डेरापुर का जहाँ का ये फोटो है, कैलाश के भी 4 फेस अलग अलग मैं बताऊंगा कि किस जगह पे कौन सा फेस दिखाई देता है। ये जो है ये है नॉर्थ फेस, जो कि डेरापुर से दिखाई देगा। हम हिंदुस्तान की बात करें तो दिखाई देगा टूवर्ड्स रशिया। साउथ फेस नहीं है, साउथ फेस इंडिया की साइड से है। तो नॉर्थ फेस से निकलती है इंडस नदी, साउथ फेस से करनाली नदी निकलती है,
और कर्नाली नदी अकेली नदी है जो कि मानसरोवर से निकलती है नेपाल होते हुए भारत में जाके घग्गर के नाम से जानी जाती है और जाके नेपाल में बारिश में अपनी तबाही मचाती है। द सेम रिवर वेस्ट से निकलती है सतलुज और ईस्ट से निकलती है ब्रह्मपुत्र, जिसको हम सांगपो कहते हैं। जनरल नॉलेज की किताबों में कई जगह बहुत गलत लिखा हुआ है, कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि मानसरोवर ये ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है, इट इज रॉन्ग। ब्रह्मपुत्र निकलती है गुरला मानदाता पहाड़ है, गुरला मानदाता ऐसे पहाड़ है, इसके इधर मानसरोवर है, उसके ईस्ट साइड से जो है ब्रह्मपुत्र निकलती है। जब आप लोग जोंगजेरपो की यात्रा करके आएंगे, यानी कि डेरापुक से डोलमा पास करके जोंगजेरपो आएंगे और वहाँ से 6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। सो मेरी आपको सलाह है कि वहाँ कुछ देर आप लोग बैठिएगा, हैव सम टाइम, और भारत की तरफ देखना। तो हम बचपन में पढ़ते थे कि हिमालय दीवार की तरह हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। वो पॉइंट है जहाँ आपको लगेगा कि यस, हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है। आपको लगेगा एक सफ़ेद बर्फ की दीवार है जो भारत खंड की रक्षा कर रहा है, और वहाँ से ही आपको वहाँ का वाटर टेबल समझ में आएगा कि कैलाश का एक एक बूंद पूरा रक्षताल में जाता है। मानसरोवर में एक भी बूंद कैलाश की नहीं जाती है। गुरला मानदाता का जो वेस्ट फेज है उसके साइड में मानसरोवर, तो गुरला मानदाता का पूरा जल जो है मानसरोवर में आता है। ईस्ट फेज से ब्रह्मपुत्र निकलती है। कैलाश की जो 4 फेस हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप जब भी जाएं चारों फेस को बहुत अच्छी से देखें, फोटो खींचें, तो इधर का ध्यान लगाएं। यहाँ से जाएंगे दार्जिन से आपको साउथ फेस दिखाई देगा। दार्जिन से यमद्वार, देखिए नाम भी अभी हमारे ही चले आ रहे, जबकि तिब्बत में कितना साल है चाइनीज में भी कब्जा हो रखा है। गुरला मानदाता कौन थे बता सकता आप में से कोई? आवाज मानदाता नाम सुना हुआ आपको? भगवान श्री राम के प्रथम जो राजऋषि जो थे, राजऋषि का जिक्र करते हैं, 2 राजऋषि मानदाता या माँ जानकी के पिता भी राजऋषि के हैं। तो वो राजऋषि थे, आज भी उनके नाम से मानदाता पहाड़ है। यमद्वार जहाँ गाड़ी आती है, यमद्वार वो जगह है जहाँ महाभारत काल में आपने पढ़ा होगा कि यम आए थे युधिष्ठिर को लेने के लिए, शास्त्री खुद स्वयं के रूप में आए थे। उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हारे साथ ये स्वयं यानी डॉग जो है ये नहीं जाएगा, तो युधिष्ठिर आगे कि नहीं ये नहीं जाएगा तो मैं भी जाऊँ, मेरा साथी है। लाइक दैट इज सेम प्लेस। आज भी उसको यमद्वार ही बोलते हैं जहाँ तक आप गाड़ी से जाएंगे, और यमद्वार से आपको आपके पोनी पोटर्स घोड़े मिलेंगे, आप वहाँ से डेरा पहुँचाएंगे। यानी कि आप साउथ आ गए, साउथ से आप वेस्ट जा रहे हैं। अपना ज्योग्राफी भी और डायरेक्शन भी बिल्कुल समझ लें, मेरे साथ चलते रहिए, सो इट वुड बी ईज फॉर यू। साउथ दार्जिन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट। यमद्वार तक गाड़ी जाएगी, करीब 10 किलोमीटर है, वहाँ से फिर 8 किलोमीटर डेरापुक है, जो कि आप नॉर्थ में पहुँच जाएंगे। सो शॉर्ट ऑफ डेरापुक 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले कैलाश का वेस्ट फेस दिखाई देगा। जब दक्षिण से हम जाएंगे उत्तर की तरफ, तो क्या आएगा? पश्चिम आएगा। तो कैलाश का वेस्ट फेज होगा। और जब भी जहाँ कैलाश का कोई भी फेज दिखाई देता है, वहाँ बहुत बड़े माने फाने यानी बुद्धिस्ट के बहुत बड़े पत्थर होते हैं, लगे होंगे माने फाने, वो सींग सांग से लगे होंगे। उसके बाद कपड़ों के जो है मंत्र जो होता है बुद्धिस्ट का, वो भी लगा होगा। इस प्रोमिनेंट प्लेस, वहाँ पे चाय की मैगी की दुकान भी है, लोग बैठ के करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, बड़ा प्रोमिनेंट दिखाई देगा। फिर आप डेरापुक आएंगे, डेरापुक में आपको ईस्ट फेज नॉर्थन फेज दिखाई देगा, जो ये है। ये जो गोल्डन फेज है इज ऑल योर लक। मेरी सलाह है पूरा बैच बैठ के हवन भी करते हैं कुछ लोग। तो येलो साहब तो कर आपके आए या नहीं आए? दोनों येलो गायब है, हालांकि मैंने कहा था देख लेना, टाइम मिला आ जाना। तो अपना ही मिस करेंगे, मेरा कुछ नहीं है। खैर, तो आप लोग आपस में बैठ के टेक द कंकरेंस ऑफ योर येलो। डेरापुक में हवन वगैरह करते हैं हम लोग, हमने भी किया है। और प्रार्थना करना है प्रभु कल अपने गोल्डन दर्शन दे देना, चमत्कार होते हुए मैंने देखा है। तो सुबह जब मौसम बिल्कुल क्लियर होगा, बादल नहीं होंगे, 5:30 साढ़े 6 के बीच में ये आता है। लेकिन दुर्भाग्य या कंपल्सन ऐसी होती है कि आपको अर्ली इन मॉर्निंग चलना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू कवर बुक में तो 19 किलोमीटर लिखा है, बट आई डोंट एग्री विद दैट बुक। जो बुकलेट आपको मिली है, ये पूरा डिस्टेंस है 26 किलोमीटर का होता है, 26 किलोमीटर। उसमें भी जो है
करीब 11-12 किलोमीटर के बाद आपको डोलमा पास क्रॉस करना पड़ेगा, उसकी 18,500 फीट है। तो इसलिए जनरली बैच को 4 बजे करीब शुरू कराते हैं। तो फिर भी बैच धीरे धीरे खिसकता है, चलो चलो होता है ना, जैसे घोड़े को करो तो चलता है, फिर रुक जाएगा, चलता है, लाइक दैट। तो एलो बड़ा परेशान हो जाता है, बैच को नहीं चल रहा, बैच को तो गोल्डन कैलाश देखना है। तो यो आपके और एलो के बीच की बात है, तो हो जाते हैं दर्शन बेसिकली। डोलमा में जब आप चढ़ेंगे तो डिटेल ब्रीफिंग थोड़ी देर में करूँगा मैं उसमें क्या करना है, तो मैं आपको फेस का बता देता हूँ। डोलमा से जब नीचे उतरेंगे तो उसका जो बेस है, बेस के पास ही क्योंकि डोलमा में एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग अपना खाने पीने का सामान खुद लेके जाना, वहाँ सेंट्रलाइज कुछ नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह या तो 3 बजे 4 बजे पराठा चाय दे देंगे, क्या खा पाएंगे आप लोग। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जो भी इस टाइप का लेकर जाना, नीचे उतरना। जब डोलमा क्रॉस कर लेंगे वहाँ पर चाय का 2 छोटे से नाले मिल रहे हैं, वहाँ पे खा पी लेना। उससे ही जहाँ पे 2 नाले का जंक्शन है, वहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर आगे बहुत बड़ा पत्थर का वो दिखाई देगा। वहाँ पे कैलाश के आपको ईस्ट फेस का दर्शन होगा, लेकिन वहाँ बहुत छोटा सा दिखाई देता है, दैट इज नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल। यदि आपको कोई बताएगा तो आपको छोटा सा दिखाई देगा कि ईस्ट फेस है। तो मेरी सलाह है आप लोगों की, आपके जो लोकल गाइड होगा वहाँ जाएगा, उससे बात कर लेना, वो बता देगा। लेकिन आप भी पहचान लो, मैंने बता दिया, बहुत बड़े बड़े वो मिलेंगे, देखना उस साइड में मिलेगा। जब आप ऐसे जाएंगे तो आपके राइट साइड में मिलेगा। डोलमा से उतरने के बाद, टोट जोंगजी उतरने के बाद देखो, पहाड़ में किलोमीटर तो नहीं नापा जा सकता, घंटे बता सकते हैं, क्योंकि बड़ा मैदान पहाड़ में किलोमीटर कहते हैं। चढ़ाई ऐसे है, 1 किलोमीटर आपको 5 घंटे लग जाएंगे। चढ़ाई ऐसे है, आप आधे घंटे में नीचे उतर जाएंगे। सो आपको लगभग 3 घंटा तो लग ही जाएगा। माने फाने जो है, माने फाने बुद्धिस्ट में होते हैं, मंत्र होता है। तो जहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों का चट्टा होता है, बेसिकली मैन मेड टाइप में है, छोटे छोटे पत्थर, वो लाल कलर का होता है, उसके ऊपर वो याक के सींग रखे रहते हैं। तो वही होता है ना। आप ना क्वेश्चन नोट कर लो, तो फिर क्या कि मेरी सीक्वेंस टूट जाएगी, फिर जो चीज़ बताना चाहूँगा रह जाएगा, फिर टाइम भी वेस्ट होगा। आज आपके साथ रात में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाएंगे, वहाँ आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज की रात आपके नाम है मेरी, आपको विदा करके जाऊँगा, कोई चिंता नहीं। तो आप जब वहाँ पे माने फाने ईस्ट का दर्शन करेंगे, जोंगजेरगु से 4 किलोमीटर जब जाएंगे पैदल नाइट स्टे के बाद, जरूर देखना, वहाँ अच्छी फोटोग्राफी करना, बड़ा अच्छा व्यू बनता है, आपको पूरा जो है रक्षताल दिखाई देता है। वाड़ी रक्षताल, रक्षताल कहा जाता है, वही जगह है जब आपने सुना होगा कि रावण को बड़ा घमंड आ गया था कि मैं कैलाश को उठा लाऊंगा। जब उन्होंने कैलाश पर्वत को हिलाया तो भगवान शिव ने अपना अंगूठा रखा था, तब वो रावण जो था उनका हाथ दब गया। तो कहते हैं कि उनके यूरिनेशन से रक्षताल बना रावण के, इसलिए पानी उसका नमकीन है, ऐसा कहते हैं। और वहीं से स्त्रोत की, शिव स्त्रोत की जो है रचना रावण ने वहीं की थी, जब बता भाई भगवान की वो करो, इज लाइक दैट। तो ये तो आपकी मैंने परिक्रमा के बारे में बताया एंड अबाउट दैट एरिया के बारे में बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ आप जा रहे हैं उस जगह पे आपसे पहले हजारों साल से लोग जाते रहे। कब कब गए हैं, स्वामी जी ने अपने इस किताब में काफ़ी डिटेल में जिक्र किया है, यात्राएं कब कब होती रही हैं। इसके बाद जब मैं अच्छा, इसी किताब के ना 2 वर्जन हो रहे हैं। ये आपको कभी मौका मिले, इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सदन है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये वहाँ पे अवेलेबल है हिंदी में। तो आपको किसी को मंगाना हो तो मेरा एक यूट्यूब है, उसमें मैंने हर बुक का बड़ा डिटेल डाला हुआ है, तो वहाँ कॉन्टैक्ट करके, मुझे नहीं पता अवेलेबल होगी नहीं होगी, बट आई एम श्योर ये अवेलेबल होगी। और साथ के साथ हमारे कर्नाटका के कुछ अति उत्साही कैलाश यात्री थे, चंद्रशेखर और मंजूला, इन्होंने अंबानी परिवार से इनका कोई संपर्क था, उनसे कह के इस बुक को रीप्रिंट कराया है। ये बेंगलोर में रीप्रिंट हुई है इंग्लिश में। स्वामी परमानंद की बुक है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल लाइक दैट, पुरानी चीज़ नहीं में है। तो ये बुक जो है आपको शायद पब्लिकेशन में मिल जाएगी, इसका भी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ, देख लीजिएगा आप मेरे वाले चैनल पर, ठीक है। यात्रा कब कब हुई है, तो इन्हीं सब, जब मैं उधर ही कुमाऊं क्षेत्र में था तो एक किताब मैंने भी प्रयास किया लिखने का, कुमाऊं और कैलाश एक संस्कृति हो सकते। 2 मिनट के लिए आपको टॉपिक से अलग हटके लेकर जा रहा हूँ। उत्तराखंड के 2 भाग हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल के अंदर भगवान कृष्ण का प्रभाव, विष्णु का प्रभाव है, केदारनाथ को छोड़ के, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब भगवान कृष्ण के ही है।
लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में भगवान शिव का है। जागेश्वरनाथ, बद्रीनाथ, आदि कैलाश, ये कैलाश है, वो कैलाश, सब वही है। और स्वामी जी ने बताया था कि पूरे जो है स्टैंड लग पाएगा क्या, ले रहे क्या बेटा, स्टैंड लगा दो। स्वामी जी ने बताया था कि कैलाश जाने के करीब 11 रास्ते हैं भारतवर्ष से, जैसे कि अल्मोड़ा कैलाश का 370 किलोमीटर, और जोशीमठ से वाया नीति पास 322, शिमला से कैलाश वाया शिवकिला 777 और वाया लद्दाख 605। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता जो बताया, सबसे सुगम वाला रास्ता बताया, वो बताया है लिपू लेक वाला। इट इज़ वेरी नियरेस्ट। वो इसलिए बताया कि कि बेसिकली क्या है कि जो हिमालय की जो पहाड़ है इस प्रकार से है सब, या तो बाहर, इधर तो इंडिया साइड हो गया, इधर पूरा प्लेटू है। तो जब जाएंगे तो आपके पूरे वाटर बॉडीज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बहेगा। तो कभी कभी वो पानी, जब ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी होगी, तो किसी का 2 फुट है और 1 घंटे बाद ही 2 से 4 फुट पानी हो गया है। तो वाटर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, दैट एरिया रिस्की भी है। तो इसलिए लिपू लेक से जो रास्ता तकला कोट का, जिसको पुरांग कहते हैं पुराने टाइम में, वो सबसे नज़दीक का रास्ता और सबसे सुगम वाला रास्ता बताया। तीसरा रास्ता जो नया है, जो स्वामी जी ने जिक्र नहीं किया, जिससे आप लोग जा रहे हैं, इसके विषय में हम लोगों ने 2010 में वर्कआउट कर लिया था। आपसे पहले कितने लोग यात्रा में गए? सबसे पहले इसका जो ऑथेंटिक जो मिलता है, जो मैंने यम द्वार का बताया, कुछ इतिहासकों ने बताया कि 269 BC में अशोक महान ने कत्यूरी के जो राजा थे नंदीदेव, उनको ताम्रपत्र में आदेश दिया था, तिब्बतियों को हमारे शास्त्रों में हूण कहते हैं, हूण प्रदेश, कि हूणों से उनकी रक्षा की जाए। और वो आदेश होता अभी भी जो है पांडुकेश्वर है। जब आप लोग बद्रीनाथ जाते हैं, पांडुकेश्वर जगह पड़ती है, तो वहाँ पर भी वो अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। सो मतलब वो इतिहास बताता है कि वो दैट्स एरिया बिलोंग्स टू अस हिस्टोरिकली। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने, कहा जाता है, अपने शरीर को वहीं पे त्यागा था। इसके बारे में मिथ अलग अलग है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कैलाश क्षेत्र 3 धर्मों का संगम है, सनातनियों का, बुद्धिज्म का और जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव महाराज जी ने भी अपना शरीर वहीं त्यागा था। उनका भी वहां से रिलेशन है। इसके बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने भी, हम लोगों ने हिस्ट्रीमैन का नाम पढ़ा होगा, इन्होंने भी मानसरोवर में जो है के बारे में अपना एक दल भेजा था। और यही नहीं, अशोक ने भी 16वीं सदी में एक दल भेजा था कि गंगा का उद्गम कहाँ मालूम करो, लेकिन वो दल मानसरोवर पहुंच गया था। इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड इन अकबरनामा। 1841 में जनरल जोरावर सिंह, जो कि जम्मू रियासत के सेनापति थे, इन्होंने लद्दाख से एंट्री की तिब्बत के अंदर। तो पूरा लद्दाख अपोजिट टू हिमाचल आए एंड अपोजिट टू पूरा उत्तराखंड आके तकलाकोट में लड़ाई ली। तो 10,000 सैनिक लेके गए थे, उनके 8,000 करीब सैनिक रास्ते में ही मर गए, बिकॉज कैलकुलेशन गड़बड़ क्या हो, इस ठंड हो गई थी, फ्रॉस्ट बाइट। उस वक्त थे कपड़े भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से काफी सैनिक उनके 9,000 करीब मर गए थे। 1,000 सैनिकों के साथ जनरल जोरावर सिंह 841 में तकलाकोट आए, वहाँ पे लड़ाई लड़ी। और मेरा अपना मानना है कि इन्होंने जो आज तिब्बत जो आज चाइना ने अपना अवैध कब्जा किया, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी शुभकामनाएं। तो तिब्बतियों ने पहली बार चाइनीज को वहाँ बुलाया, जनरल जोरावर सिंह से बचाने के लिए। मुझे लगता है उस शेर को जो एक बार खून लग जाता है